Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण समाप्त हो चुका है और अब वक्त आ गया है उस भाषण का विश्लेषण हम करें और आपको बताएं कि पूरा सार क्या निकल कर आता है। साथ ही यहाँ पर राजनीतिक तौर पे हम इस भाषण को कैसे समझें, इकॉनमी के लिए क्या कुछ खुशखबरी या आगे का ब्यौरा प्रधानमंत्री ने पेश किया है, ये सारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट मनीषा प्रियम, वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान और IIFL के एग्जीक्यूटिव VP संजीव हसीन। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं इसी बात से करना चाहूँगी कि आप सभी को एक एक करके मैं जानना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री के भाषण में से क्या सार निकल कर आता है। हम इसके अगर पढ़ना चाहें, समझना चाहें तो आपके मुताबिक क्या क्या पहलुओं को शामिल किया गया है और किन किन पहलुओं को छोड़ दिया गया है। मनीषा जी, आपसे शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपको 72वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं बधाई देती हूं और प्रधानमंत्री का आज का भाषण जो रहा उसका सबसे बड़ा सार और निचोड़ यही है कि आज का भाषण उनका 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह उन्मुख है और उसमें भी जो बातें वो पहले करते थे, जो एक तरह से एजेंडा सेटिंग या टारगेट सेटिंग या गोल सेटिंग की तरह होता था, वो सब छोड़ के बिल्कुल गरीबी हटाओ वाली भाषा पर, और वाजिब भी है, लाजमी भी है। भारत गरीब देश है, गरीबों का ही देश है। तो उनके ओपनिंग स्टेटमेंट्स भी अगर आप देखिए तो सोशल कैटेगरीज की तरफ वो चले गए हैं। उन्होंने बताया शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चे, ये नहीं बताया भारत के बच्चे एवरेस्ट पर गए, बट शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चे, और मुंबई में हम हैं, महाराष्ट्र के ही वो बच्चे थे जो गए वहाँ, तो उनका जिक्र उन्होंने किया। कैटेगरी पर ही आके उन्होंने बताया कि OBC कमीशन जो है उसको ऐसा दर्जा दिया गया। तो पहले सोशल कैटेगरीज की बात उन्होंने की, और एक बड़ा वायदा जो 2014 में प्रधानमंत्री ने किया था वो था कि काला धन जो देश से बाहर गया है वो वापस लाया जाएगा। उस चर्चा को छोड़कर आज जिस तरह के काला बाजारी की बात वो कर रहे हैं, वो एक तरह से लाइसेंस परमिट राज की काला बाजारी, BPL लिस्ट में कितने धोखेधड़ी से घुसे हुए हैं उस चर्चा पर वो आ गए, एक न्यूनतम कैटेगरी पर। तो इकोनॉमिक गरीबी का भी वो जिक्र कर रहे हैं, और आयुष्मान भारत में भी जो बार बार वो कह रहे हैं, जो मोटे तौर पे जो अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं उसके अलावा यही बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म से आएगा ताकि वो डुप्लीकेट लोग जो है वो नहीं ले जाएं। तो एक तरह से अगर आप देखें तो सामाजिक न्याय का पूरा अनुमोदन वो करते हैं, और सामाजिक न्याय के साथ जो इकोनॉमिक कैटेगरी से गरीब हैं उनकी चर्चा पर मुख्य रूप से ये भाषण जो है वो रहा। और इसके अलावा बड़े सपनों में एक मुझे सबसे जो बड़ा दिखा वो कि हम एक तरह से स्पेस में जा पाएंगे, लेकिन उसका डिटेल क्या होगा और वो कैसे होगा वो बातें तो डिटेल की बातें हैं, लेकिन बड़े सपने कम, छोटे और गरीब लोगों की बातें, और ये बिल्कुल 2019 की तरफ उन्मुख ये भाषण रहा। ऑलराइट, अकुश जी आप बताएं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं मनीषा जी की इस बात से, और साथ ही क्या आपके मुताबिक एकदम हाई वोल्टेज भाषण था ये जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे चर्चा की शुरुआत में? नहीं, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत नपातुला भाषण था। उन्होंने बहुत सोच समझ के अपनी बातें की और कोई ऐसा वायदा नहीं किया जिससे कि बहुत सारे सवाल उठाए जाएं। उनका भाषण जैसे कि उन्होंने बीच में कहा कि मैं बहुत बेसब्र हूँ, बेचैन हूँ, व्याकुल हूँ, व्यग्र हूँ, अधीर हूँ, आतुर हूँ। तो ये 4 साल जो उनकी आतुरता, व्यग्रता, बेचैनी थी काम करने की, कर पाए नहीं कर पाए, को उन्होंने फिर बताया कि क्या कर पाए हम, और जो सामाजिक रूप से जो बदलाव किए हैं उनका वो सामाजिक बदलाव उन्होंने अगले चुनाव के लिए मद्देनजर भी उसको सेट किए। और उन्होंने बताया कि हमें जैसे आज तक मुझे नहीं लगता कभी आज़ादी के 15 मतलब आज़ादी के भाषण में कभी नॉर्थ ईस्ट का इतना जिक्र हुआ हो। मुझे लगता है कि शुरुआती 5-6 मिनट उन्होंने नॉर्थ ईस्ट पे लगाए, शुरुआती कुछ मिनट उन्होंने जिस तरीके से उपलब्धियों पर समाज की सरकार से ज़्यादा सामाजिक उपलब्धता पे बताए, वो बहुत बड़ा पॉइंट था। और ये बताने के लिए पर्याप्त था कि हमारी अगली पीढ़ी, अगला जो देश का हिस्सा है वो कितना देश में, जो पिछड़ा हिस्सा है वो कितना देश में मिल करके साथ काम कर रहा है। हाँ, ये जरूर रहा कि जैसे जो उन्होंने घोषणाएं की, हमें पहले भी हम लोगों ने जिक्र किया था आयुष्मान भारत का,
मैंने और शरद जी दोनों ने इसको था वो उन्होंने विस्तार से किया, अपनी घोषणा तो महिलाओं के लिए भी बात हम लोगों ने की थी, वो भी उन्होंने किया, और महिलाओं के लिए एक अलग कमीशन जो सेना में दिया, ये एक बड़ी बात थी। और जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, उस पर भी उनका निशाना था, और वो निशाना इसलिए भी था क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के मद्देनजर थी। एक जो शौचालय वाली बात कही, वो एक मुझे अभी भी लगता है कि एक जो अंडर करंट उसको और फैलाना चाहते हैं, ताकि जितना फ़ायदा समाज उससे ले रहा है वो ठीक से पहुँचे। जैसे कि गैस उज्ज्वला योजना वाला प्रोग्राम चला था और उसने एक अंडर करंट का काम किया था अगले चुनाव में, मुझे लगता है इस बार इस चुनाव में शौचालय की जो योजना है, सैनिटेशन फॉर ऑल की योजना है, वो उस पर उन्होंने बड़ा काम बताने की कोशिश की। हाँ, 3 चीज़ें ऐसी थी जिस पे बहुत सारी बातचीत नहीं की गई। नोटबंदी की बातचीत नहीं की गई क्योंकि उस पर बहुत सारे सवाल थे। बेरोजगारी की बातचीत नहीं की गई जिस पे बहुत सारे सवाल थे। हाँ, काला धन लाने की भी बात नहीं की गई जिस पे सवाल थे। अब इस पर देखना है कि आगे कैसे निपटा जाएगा। बिल्कुल, एक एक करके इन तमाम पहलुओं पर भी हम बात करेंगे, लेकिन शरद जी, आपसे समझना है कि समाज के हर तबके की उपलब्धियां, उनके हितों की तो बात यहाँ पे की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री के इस भाषण की तुलना अगर मैं उनके पहले के तमाम भाषणों से करना चाहूँ तो कितना अलग भाषण था अब की बार, और किस तरह की छवि या नई छवि बनाने की कोशिश की गई? हाँ, देखिए, मैं मनीषा जी और आकू की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। उसमें उसी को एक्सटेंड करते हुए मैं ये जो आपने सवाल पूछा है उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, ये भाषण क्योंकि टोटली इलेक्शन ओरिएंटेड था और उसमें उन्होंने जो बदलाव है 2014 के भाषण में और आज के में, वो सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया बिटवीन जो पिछली सरकारें थीं और उन्होंने उतने वर्षों में, उतने डेकेड्स में क्या किया और इन्होंने 4 वर्ष में क्या किया। जो बार बार वो कह रहे थे कि बदलाव जो आया है इन 4 सालों में, 2013 में क्या स्थिति थी, वो जो कंपैरिजन किया वो बड़ा सिग्निफिकेंट है वो बताने के लिए, और वो उससे लोगों के, पब्लिक के माइंड पे असर भी पड़ता है कि हाँ भाई, वाकई में ये चीज़ तो पहले नहीं हुई थी, अब ये कर दिया है। और एक एक मुद्दे को उन्होंने उसी से कंपैरिजन करते हुए उठाया है, और वो बड़े अहम मुद्दे हैं जो आम आदमी की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करते हैं। और जिस तरीके से मनीषा जी ने कहा, सोशल जस्टिस पे जो इनका एम्फेसिस रहा है, वो सारे इश्यूज़ को लेकर के, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो, चाहे वो ओबीसी की बात हो, चाहे वो गरीब तबके की बात हो, महिलाओं की बात, कुछ चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से उन्होंने एम्फेसाइज करी जिससे मैसेज जाए कि जो काम पहले नहीं हुआ था 2013 में, देखिए 2014 से लेके और अभी तक कितना असर पड़ गया है, तो पब्लिक के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। ये अलग बात है कि जो कमियां रह गई हैं और जो बातें उनको जिससे उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार पे वो और जोर दे करके बात कहेंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ टू प्रिवेंट पिलफरेज स्कीम्स का, वो तो उन्होंने कहा, लेकिन काले धन को वापस लाने की बात जिसके ऊपर बड़ा जोर देते थे, जिसकी मुझे उम्मीद थी कि शायद वो कुछ इस पर बात कहेंगे। और खाली कह देना कि पावर ब्रोकर्स दिल्ली में नहीं घूम रहे हैं या और प्रदेशों में नहीं घूम रहे हैं, ये बात ठीक है कि पहले से कम है, लेकिन इतनी जल्दी समाप्त नहीं हो जाएगा। और उसके लिए ठोस कार्यक्रम कुछ होता कि वाकई में कुछ एक्शन हुआ है। खाली फिगर्स ड्रॉप कर देने से कन्विंसिंग नहीं लगता है। ये जो नॉर्थ ईस्ट के अलावा उन्होंने, आपने एक और भी गौर किया होगा कि साउथ की तमिलनाडु का 2 बार उन्होंने जिक्र किया। जब वो नीलगिरी के शुरुआत करी, नीलगिरी में ये फूल खिल रहा है, तो उसके मुझे लगता है कि उस तरफ भी इनका पॉलिटिकली ध्यान उस तरफ है कि किस तरीके से वहाँ बीजेपी की एक वो को स्थापित करना है। उस बात में सुब्रमण्यम भारती का जिस तरह उन्होंने जिक्र किया, ये बड़े मतलब ये तो फैक्ट है कि नरेंद्र मोदी बड़े सोच समझ के, नाप तौल करके बोलते हैं और उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। तो ये बातें जो हैं, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कंसोलिडेट करने की बात है, और किस तरह से इंसर्जेंसी की उन्होंने बात करी, जो आर्म फोर्सेस एक्ट को हटाने की जो बात करी है, उससे एक मैसेज इनडायरेक्टली कश्मीर वालों पे भी है जो उससे बड़े प्रताड़ित हैं, जो समझते हैं अपने आप को, तो हो सकता है एक मैसेज देने की ये भी बात हो। और जो बात कही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की पॉलिसी फॉलो करने की कश्मीर में, वो बड़ा अहम बात रखती है। गोली और गाली से नहीं, गले लगा करके, ये पहले भी कह चुके हैं, ये बात इन्होंने पहले भी कही है।
अब ये देखना है कि ये कहाँ तक लागू होती है। और इन चीज़ों का डेफिनेटली, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसका असर पड़ेगा, इलेक्शन पे पड़ेगा। और आगे ये दिखाता है कि किस तरीके का जो इलेक्शन कैंपेन इनका चलेगा वो इन लाइंस पर ही होना चाहिए। और राइट संजीव जी, राजनीतिक पहलू से अगर मैं हटकर पूछना चाहूँ तो इकोनॉमी इंडस्ट्री के लिहाज से किस तरह की सौगात मिली है या क्या क्या चीज़ें छूट गई हैं आज के इस भाषण में? साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान को आप कैसे देखते हैं? हाँ, पहले तो जी आपको और आपके सारे व्यूअर्स को इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आज की स्पीच नहीं है, ये 4 साल से हम देख रहे हैं कि आज हमारा इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है। और उसके 3-4 मुख्य कारण हैं जो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किए। हाउसिंग फॉर ऑल, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल, पावर फॉर ऑल। आज कोई भी गांव में द रीच ऑफ पावर हैज रीच्ड, विच इज अ वेरी वेरी बिग यूनिक ऑब्जर्वेशन। और साथ में उन्होंने स्ट्रेस किया कि 7 करोड़ टैक्स असेसीज। तो ये जो हमारी फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है, ये मुहिम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। और वो एविडेंट है फ्रॉम द मूव ऑफ द स्टॉक मार्केट और जो आपके म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है। साथ में उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बताया कितना जो पिलफरेज था वो हटाए। देव गॉट रिड ऑफ पावर ब्रोकरेज कॉरिडोर्स। एंड आई थिंक इन अ सब्सटेंस जो मास स्केल के लिए उन्होंने फॉर द गर्ल चाइल्ड एंड फॉर द अदर ऑब्जेक्टिव्स बहुत पॉजिटिव है। ही हैज गिवन नथिंग स्पेसिफिक एज फार एज कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री, बट फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन PSUs, ये सब बहुत ही पॉजिटिव है। स्टॉक मार्केट आपको दिख ही रहा है कि न्यू हाइस पे है ऑन द बैक के। आज वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। और मुझे लगता है ये आगे भी मुहिम चलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिक्स। ऑलराइट मनीषा जी, थोड़ा सा हम 2019 इलेक्शन को लेकर किस तरह के मुद्दे सामने आ सकते हैं और किस पर फोकस रह सकता है, इस पर आपसे बात करना चाहूँगी। क्लियरली OBC और पिछड़े वर्गों का जिक्र किया गया और आपने पहले भी कहा कि हो सकता है कि इनके मुद्दों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, सोशल क्लासेस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। देखिए, 2 तरह के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो बोलने की शक्ति उनकी बहुत अच्छी है। और जहाँ तक पॉलिटिकल स्पीच मेकिंग का सवाल है, मैं खुद उनके रैलीज़ को 2014 में भी देखती रही हूँ। तो वो एक सीधा संवाद स्थापित करते हैं लोगों के साथ। अब आप देखिए, सीधा संवाद तो ओपनिंग स्टेटमेंट्स में ही हो गया। और उस सीधे संवाद में वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से नहीं बात करते, वो आप बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए, वो बता रहे हैं कि बेसलाइन 2014 मत देखिए, मैंने क्या वायदा किया वो मत देखिए, ये देखिए कि 2013 में ये था, उसकी तुलना में एक स्नेल की स्पीड से अगर कुछ चल रहा था, घोंघा के स्पीड पे कुछ चल रहा था, तो देखिए हम कितना चल रहे हैं। अब जब ये स्पीच दिया जा रहा है, उस वक्त लोगों के पास कोई ऐसा तरीका तो है नहीं कि वो आंकड़े उन मामलों पर 2013 के ले आए। तो वो ये बात मोटा मोटी समझ लेंगे कि अच्छा 2013 में ये बड़ा सुस्त चाल था, शौचालय, गांव में बिजली, LPG और ऑप्टिकल फाइबर, इन 4 बातों को उन्होंने पहले एकदम, जिस तरह सोशल कैटेगरीज की पहले बात की, उसके बाद न्यूनतम कैटेगरीज के पास गांव में जो चीज़ें जा रही हैं इस सरकार के द्वारा दी गई हैं उसका वो जिक्र करते हैं। और वो कहते हैं कि इसमें 2 चीज़ें लक्ष्य हैं, गति और प्रगति। मतलब हमने एक स्पीड दिया है, भले किसी भी सरकार का ये लक्ष्य रहा हो या प्रोग्राम रहा हो, वो लोग ये कर नहीं पाए। तो आप पॉलिटिकल डायरेक्शन स्पीच मेकिंग का जो होने वाला है वो 2013 के पहले की सभी सरकारों पर एक तरह से बड़ा कड़ा प्रहार भारत में होगा। नरेंद्र मोदी की जो स्पीचेस वो खुद देंगे। पिछले बार 547 के करीब रैलीज उन्होंने खुद की, और इस बार देखते हैं वो संख्या क्या रहेगी, लेकिन पॉलिटिकल स्पीच मेकिंग होगा। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो तमिलनाडु का वो जिक्र करते हैं, वो फूल खिल रहा है और ये सब बातें। देखिए, हिंदी भाषा के द्वारा संप्रेषित करना, जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब भी काफ़ी हद तक, इन पूरे इलाकों में तमिल की राजनीति जो दूसरी भाषा में की जाती है, वो ये संवाद कर रहे हैं कि वहाँ ये खिल रहा है। अब कोई ये जानता नहीं है कि AIADMK और DMK की लड़ाई में बीजेपी का वहाँ कोई बिसात है भी कि नहीं है, लेकिन लाल किला के प्राचीर से वो अन्य बहुभाषाई तरीके से भारत की राजनीति जो लोगों के पास निवास करती है, उसको हिंदी में अनुवाद कर हिंदी हार्टलैंड और हिंदी बेल्ट में एक संवाद नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी, एक संवाद तमिलनाडु पर भी।
तो वो छोटे छोटे तरीकों से संवाद का जो माध्यम है वो स्थापित करते हैं। लेकिन एक बात मैं जो हम लोगों अभी तक हमने छुआ नहीं और हम वो कहेंगे, वो इंडिया इन द ग्लोब। तो एक आलोचना प्रधानमंत्री की ये होगी कि आप बहुत विदेश घूमते रहे, तो वो उस आलोचना को पहले ही बता रहे हैं कि देखिए मैं तो इसलिए ये घूम रहा हूं कि वैश्वीकरण हो चुका है, आप सब समझ रहे हैं, भूमंडलीकरण हो चुका है, इसमें मुझे ये खुद जाके बहुत जगह ये सब हमको ठीक करना पड़ा, दुरुस्त करना पड़ा, हमारी छवि को ठीक ठाक करना पड़ा। तो एक तरह से संवाद स्थापित करने का काम वो कर रहे हैं और मैं कहूँगी कि हमेशा की तरह बहुत खूबी के साथ वो संवाद जो है, संवाद के टर्म्स वो खुद सेट करते हैं और उन्होंने फिर किया है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में इस संवाद की आलोचना जो है विपक्ष या महागठबंधन या अन्य क्षेत्रीय दल या राज्यों की राजनीति जो है और चौथा स्तंभ यानी कि मीडिया किस तरह से उनके द्वारा स्थापित किए गए ये टर्म्स ऑफ डिस्कोर्स जो हैं उसकी आलोचना कैसे कर पाएगा। ऑलराइट, अकु जी, यहाँ पर भाषण में कई मुद्दों पे बात की है, लेकिन काफ़ी सारा समय किसान और कृषि रैली को भी दिया गया है। जो उनके प्लान्स, जो योजनाएं बताई गई हैं, उन्हें उनका विश्लेषण हम कैसे करें? देखिए, किसानों को लेकर के तय बात है कि किसानों की आत्महत्याएं जिस तरीके से तेजी से बढ़ी थी, किसानों पर दबाव जिस तरीके से बढ़ा था और सरकार पे भी बहुत सारा दबाव था। हाल के दिनों तक में ये हुआ है कि किसानों के कई आंदोलन हुए हैं। उस आंदोलन को नियंत्रण करना, उस किसानों के वर्ग को संतुष्ट करना बहुत बड़ा काम था। 1.5 गुना तो इन्होंने एमएसपी कर दिया, लेकिन किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर के जो काम उन्हें किया जाना चाहिए या जो उनको बाद में आश्वासन दिया है, उस पर उन्होंने एक दिशा तय करी है। दिशा तय करने में इस पे हमेशा विवाद रहेंगे कि किस तरीके से दोगुनी आय हो, क्या क्या फॉर्मूले जोड़े जाएं, स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से काम किया जाए या किस तरीके से काम किया जाए, ये एक अलग सवाल चलते रहेंगे। लेकिन ये विश्वास देने में जरूर किसानों को समर्थ हुए हैं वो कि हाँ, हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। ये एक ऐसा वर्ग है जो देश को बहुत बड़े वर्ग से छूता है। और दूसरा जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि किसानों के लिए जो उन्होंने छोटे छोटे काम किए हैं, चाहे वो सॉइल टेस्टिंग का हो, चाहे वो यूरिया उपलब्धता को लेकर के हो, और जो काम थे उससे उनकी पहुंच बढ़ी है। हमेशा उसमें कमियां देखी जाएंगी, कमियां देखी जाती रही हैं और आगे भी उसे देखी जाएंगी, लेकिन उन्होंने एक टारगेट फिक्स कर रखा था कि हम विमर्श कैसे होंगे। इस भाषण के बाद में जो विमर्श होंगे, दलितों को लेकर के विमर्श होंगे, किसानों को लेकर के विमर्श होंगे, महिलाओं को लेकर के जो विमर्श होंगे, उस पर उनका फोकस था। उनका फोकस उस नए टारगेट एरिया पे था जिस पर मनीषा जी भी ध्यान दे रही थी कि वो नॉर्थ ईस्ट है, तमिलनाडु है, वो जो उनका अपना वर्ग है उसको है ही मान के ही चल रहे हैं, लेकिन वो नए क्षेत्र को ढूंढ रहे हैं जहाँ से कुछ जो पॉलिटिकल नुकसान होने की आशंका हो रही है उसकी पूर्ति कर सकें और अगले चुनाव में उसको कैसे अपने तरफ ला सकें, ये पूरी कोशिश थी। इस चुनाव पे बहुत सारे उनके भाषणों पे बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होंगी। तय है कि विपक्ष ये कहेगा कि पुरानी बातें हैं, नई बातें नहीं हुई हैं, लेकिन इस पे सिर्फ इतने से इतिश्री नहीं हो सकती है। लोगों को, विपक्ष को ये बताना होगा कि 2013 की वास्तविक स्थिति क्या थी और आज क्या स्थिति है। ऑलराइट, शरद जी, ये बात तो साफ है कि देश की इकॉनमी दुनिया की 6वीं इकॉनमी अब बन गई है, 6वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है, लेकिन अभी भी बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो मुंह फाड़े खड़ा है। जो अभी हमने देखा पिछले 4 सालों का जो ब्यौरा दिया गया, लेखा जोखा दिया गया, उसमें एक बहुत बड़ा मिस था। इसे हमें अब कैसे देखना चाहिए और कितनी गंभीर आपको सरकार लगती है इस पूरे मुद्दे पर? शरद जी, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे जानबूझ के कोई ठोस बात ना करके वो कतरा गए प्रधानमंत्री, क्योंकि हाल ही में लखनऊ में जो एक इन्वेस्टर्स समिट, क्या इन्वेस्टर्स का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, उनके कमिटमेंट्स उन्होंने जो कह रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें आए, तो उन्होंने वहाँ पे जो बातें कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के प्रधानमंत्री ने, उन्होंने इस तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया जिसका कोई बेसिस नहीं। उन्होंने कह दिया कि साहब इतने करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, और उन्होंने जो डिफाइन किया उसको, वो बड़ा ही अनयूजुअल टाइप की चीज़ थी कि साहब इतने इंजीनियर पास आउट हुए
तो हर इंजीनियर के साथ इतने लोग एम्प्लॉय हो गए, वो प्रिज्यूम करके चल रहे हैं। इस तरीके से आंकड़े को बढ़ाने के लिए इतने डॉक्टर पास आउट हुए तो एक डॉक्टर के साथ इतने लोगों को जॉब मिल गया, इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पास आउट हुए इतने लोगों को, तो इतने 20 जने उनके साथ एम्प्लॉय हो गए। इस तरीके के आंकड़े बड़े फ्रिवलस से लगते हैं, क्योंकि ये उन्होंने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कि साहब 2 करोड़ लोगों को जॉब्स मिल गए, तो ये बात आज वो उससे दूर रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि आफ्टर थॉट हुआ होगा और उनको एहसास हुआ होगा कि वो उनके स्तर से उस तरीके की हल्की बात कहने से, जिसका कि कोई बेसिस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है और कोई मीनिंगफुल असर नहीं है, इसलिए वो उससे दूर रहे। और मुझे लगता नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट जहाँ तक सवाल है, कोई ठोस स्कीम है गवर्नमेंट के पास जिससे कि वो एक्चुअली, अब वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जो है जिस तरीके से हो रहा है अभी बहुत वक्त लगेगा, तो इसलिए शायद मुझे लगता है उस इशू से जो है वो ज़्यादा उन्होंने इस पर जोर नहीं दिया। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अलावा इस इशू के जो उन्होंने क्राइम की बात करी, उनका सारा उन्होंने रेप के बारे में बड़े जो है स्कर्ट करके उन्होंने हल्की सी बात, इतनी सी बात कही कि रेप से कितना उनका दिल दहलता है, जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसमें कोई ये भी उन्होंने उदाहरण दिए अपने बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के, मध्य प्रदेश और राजस्थान के, कि वहाँ कितनी जल्दी वो, लेकिन इसके लिए अगर ठोस व्यवस्था की जाए, जुडिशियल व्यवस्था कि टाइम बाउंड एक्शन, टाइम बाउंड डिसीजन होने लगे, ये तो कोई एक्टिविस्ट जज है तो उसने जल्दी कर दिया, तो इसमें सजा मिले लोगों को। इसी तरीके से उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की बात करी, उनके इंटरेस्ट की बात करी, बहुत अच्छा किया। ट्रिपल तलाक की बात करी कि ट्रिपल तलाक से किस तरह प्रताड़ित होती थी मुस्लिम महिलाएं, लेकिन साथ साथ थोड़े से उनसे उम्मीद की जाती थी प्रधानमंत्री के स्तर से कि जो लोग लिंच किए जा रहे हैं गाय के नाम पे, उनके बारे में भी अगर 2 लफ्ज़ कह देते कि इस तरह के, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था कि जो अपने आप सेल्फ अपॉइंटेड गौ रक्षक हैं किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं और किस तरह से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, इस तरह की बात की, तो ये ज़रा और भी जो बात करते हैं 125 करोड़ लोगों की, उसमें और वजन आता। संजीव जी, यहाँ पर स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जो कि हमने देखा है कि फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं और अक्सर प्रधानमंत्री जी इनका जिक्र करते हैं, इनके लिए नई नई योजनाएं, इनमें बदलाव की भी बात करते हैं, लेकिन आज के भाषण में हमने इस पर तवज्जो थोड़ा कम देखा या बिल्कुल ना के बराबर देखा है, क्या कहेंगे आप? हाँ, तो इन द ओवरऑल स्फीयर शायद इस पे थोड़ी सी रह गई बात, लेकिन इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। जब आपका रुपया 70 रुपए है तो जितना आप तवज्जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में डालेंगे, उतना हमारा इंपोर्ट्स की तरफ से कमी होगी और दैट विल हेल्प आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो मैं सोचता हूँ ये जो कारीगर चला गया है, इसमें एंटरप्रेन्योर्स और कॉर्पोरेट्स को और इम्पटस दिखाना चाहिए। साथ में एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि सिंस इंडिपेंडेंस उन्होंने जिक्र किया है, लोएस्ट अमाउंट ऑफ पीपल आर नाउ बिलो द पॉवर्टी लाइन। और अगर आप शेयर मार्केट से देखें तो कंजम्पशन इज एट एन ऑल टाइम हाई, चाहे वो ऑटोज हो, पर्सनल लोन हो, रिटेल हो, और वो बता रहा है कि द एडवेंट ऑफ मनी इन लोअर इनकम्स इज आल्सो राइजिंग वेरी शार्पली। तो ये एक मिसनोमर है कि इंडिया इज नॉट ग्रोइंग। आई थिंक अनपैरेलल्ड ग्रोथ है, जहां बिलो द पॉवर्टी लाइन लोएस्ट नंबर ऑफ पीपल होंगे और वहां से राइज इज जस्ट गेटिंग फास्टर। और साथ में जैसे आपको कहा हमने, आई थिंक मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के लिए और सब्सटेंस अब और होएगा बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द रुपी ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। चलिए, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 2019 के चुनाव के जो मुद्दे हैं उनको एक राह दे दी गई है और एक फोकस दे दिया गया है, या कहीं ना कहीं ये पता लग गया है कि प्रधानमंत्री जी और सरकार का जो बिगुल है वो किन किन मुद्दों पर बचेगा। अब देखना ये होगा कि विपक्ष आज के भाषण को लेकर क्या कहता है और आज के भाषण में से जो 2019 की रणनीति निकल कर आ रही है उसे वो कैसे तय करता है। समय अब बहुत कम बचा है मेरे पास, लेकिन आप सभी से मैं चाहूंगी कि 10 में से कितने कितने नंबर आप देंगे प्रधानमंत्री के इस भाषण को। मनीषा जी? मैं 5 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि पीछे अगर 13 से मैं 14 चली आती हूँ तो मुझे दिखता है कि अपने ही भाषणों का वो जिक्र नहीं करते। स्टैंड अप, स्टार्टअप, मुझे वैसे भी नहीं समझ में आता था। टीम इंडिया, ये सब शब्द, एक तरफ सुब्रमण्यम भारती और दूसरी तरफ ये स्टैंड अप, स्टार्टअप, टीम इंडिया, ऑप्टिकल फाइबर। मेरा देश और मेरे गांव के लोग, मैं कल ही सोच रही थी कि मेरे गांव के लोगों को कोई वास्ता नहीं है इन चीज़ों से। शौचालय ज़रूर बन रहे हैं, तो अगर उसके बदले ये स्वच्छाग्रही, और मुझे ये दिखता है कि आने वाले दिनों में बहुत कैंपेन होगा गांधी के नाम पे, सत्याग्रही, स्वच्छाग्रही बन के, तो अब हम कैंपेन मोड में चले जाएंगे, ये मुझे दिख रहा है। दुख है थोड़ा सा मुझे। ऑलराइट, अकू जी?
नहीं, मैं इसको पूरे भाषण को 6 अंक जरूर देना चाहूँगा। और ख़ास तौर से जिस तरीके से जो योजनाएं धरती पर फलीभूत हो रही हैं, ज़मीन पर फलीभूत हो रही हैं, उनको देखते हुए उनके हिसाब से जो काम किया जा रहा है वो। हाँ, ये ज़रूर है, ये जो शब्दों के जाल जो बहुत योजनाओं के बने थे, 106 योजनाएं हुई थी उनके उस पर, लेकिन अब 106 में से 6 योजनाएं अगर बड़ी होकर के निकलेंगी तो मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और बाकी योजनाओं पर बड़ा काम होगा, बड़ा दिखाने की कोशिश होगी। ये तय है कि आज के भाषण में, 1.5 घंटे के भाषण में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। शुरुआत का भाषण तो एक आधा घंटा तो आपको चीज़ों को जमाने में लग जाता है, 13 से 19 तक आने में लग जा रहा है, तो उसके बाद बहुत सारा जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन आने वाली रैलियों में जो अभी 600-650 के आसपास में माना जा रहा है कि होंगी, उसमें जिस तरीके से जिक्र होगा और चीज़ों पर भी जिक्र होगा। और मुद्रा लोन को जैसे उन्होंने कहा है, मुद्रा लोन भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखाई जाएगी। बिल्कुल। चलिए, समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है, लेकिन शरद जी क्या कहेंगे, कितने नंबर देंगे आप शॉर्ट में? देखिए, अगर मोदी जी के ओरेटरी स्किल्स पे बात करी जाए तो 8-9 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर ओवर टोटलिटी में आप देखिए तो कितनी बातें उसमें मीनिंगफुल हैं, कितनी बातों का इम्पैक्ट है और किस तरह से बातें वो स्कर्ट करते हैं, ये ठीक है। ओरेटरी तो इस वजह से भी बढ़िया होती है क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल भी होता है। लेकिन वैसे आप देखिए तो मैं भी 5 नंबर से ज्यादा नहीं दूंगा अगर टोटलिटी में आप देखिए। ऑलराइट, संजीव जी? नहीं जी, मैं तो 10 on 10 दूंगा। शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पे है, इन्फ्लेशन इज टचिंग अ 3-year लो, और ब्रॉडबैंड हो गया, और आप इंक्लूजन फॉर ऑल कह रहे हैं, हाउसिंग फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल, इससे अच्छा क्या हो सकता है? आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर एंड वी होप इट कंटिन्यूज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल इस पूरी चर्चा में मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ ही। नमस्कार।